नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जो लोग कोरोना के भयावह हालात में दूसरे लोगों की ऑक्सीजन, बेड, दवा की किल्लत, इन सबको दूर कर रहे हैं, न केवल दिल्ली में बल्कि देश के कई हिस्सों में मदद कर रहे हैं, आज वो दिल्ली पुलिस के निशाने पर आ गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ करने पहुंच गई। आज सुबह यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ की गई। ऐसी ही पूछताछ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना और आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे से भी की गई। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को भी नोटिस थमाकर पूछा गया है कि वो मुफ्त बांटने के लिए दवाएं लाए तो कहां से लाए। हालांकि पुलिस अपनी सफाई दे रही है कि वो ये सब केवल हाईकोर्ट के कहने पर ही कर रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से आधे घंटे पूछताछ करती रही, ये जानने के लिए कि उन्हें दूसरों की मदद के लिए दवाएं या ऑक्सीजन किससे मिलती है। पुलिस ने उनसे लिखित में जवाब मांगा है। आपको डर नहीं लगता श्रीनिवास? नहीं, डरने के लिए क्या है, इसमें गलत क्या है? हमने माध्यम बन के हमने किस तरीके के लोगों को मदद करना, वही काम हमने किया, अभी भी करते रहेंगे हम। कांग्रेस ने पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। क्या दवाई पहुंचाना मरीज तक अब इस देश में अपराध है? लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ, ये अपराध है। इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। इस हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। श्रीनिवास से पूछताछ कोर्ट के आदेश पर की गई। श्रीनिवास के अलावा दूसरे राजनीतिक नेताओं से भी पूछताछ की जा रही है। हाई कोर्ट ने दीपक सिंह की याचिका पर आदेश दिया था, जिसमें कुछ नेताओं पर दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप लगाए गए। पुलिस ने सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन किया है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना से भी पूछताछ की, जो दिल्ली पुलिस का बचाव करते नजर आए। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है। जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी, वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेकर चली गई। इसके पहले दिल्ली पुलिस आप विधायक दिलीप पांडे से भी सवाल जवाब कर चुकी है। वो खफा नजर आए। ये जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, ये जो दिल्ली की पुलिस है, उनका क्राइम ब्रांच है, वो इस बात की पड़ताल कर रहा है कि ये मदद हो कैसे पा रही है। मेरे पास पड़ताल आई और मैंने लिखित में अपना जवाब सबमिट कर दिया है। गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली और देश में खुलेआम दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने में नाकाम लोग उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो दूसरों की मदद में खड़े हैं। दिल्ली पुलिस भी अच्छे से जानती है कि अगर चाहे वो श्रीनिवास हो, मुकेश शर्मा हो या दिलीप पांडे हो, उनके साथ जबरदस्ती की तो मामला पूरा उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देके कर रहे हैं और कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। तो फिलहाल भले ही इंक्वायरी की जाए, लेकिन जो टाइमिंग है इसको लेकर के सवाल उठ सकता है, क्योंकि अब भी देश में आराम से ना रेमडेसिविर मिल रहे हैं, ना आराम से आईसीयू बेड मिल रहे हैं, ना आराम से वेंटिलेटर मिल रहे हैं। सहयोगी पवन के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस गांव में तेजी से फैल रहा है और इस खतरे से बचने के लिए किसानों तथा गांव वासियों को हर संभव कोशिश करनी है और सचेत रहना होगा। करीब 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 20,677 करोड़ रुपया भेजने के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यह बात कही। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। किसानों के साथ एक संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही। मौका था पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने का।
इसके तहत करीब 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 20,667 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। देश में धीमे पड़ते टीकाकरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीका लगाने की कोशिश कर रही है। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। पहली बार पश्चिम बंगाल के करीब 7,04,000 किसानों के बैंक खातों में 4,000 रुपए इस योजना के तहत ट्रांसफर किए गए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के भी 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के होम डिपार्टमेंट ने इस पर ट्वीट करके कहा, मांग और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रयासों की वजह से किसानों को इस योजना की पहली किश्त मिली। पश्चिम बंगाल को पीएम किसान फंड रिलीज कार्यक्रम में भाग लेने का न्योता नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने से कोरोना संकट के इस दौर में उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि कोरोना गांवों में तेजी से फैलता जा रहा है। ग्रामीण भारत को महामारी के इस प्रकोप से बचाने की चुनौती बड़ी हो रही है और देश के करोड़ों किसानों को इस खतरे के प्रति आगाह करने में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत पर चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। केंद्र ने पहले कहा 70 पीएसए प्लांट बंगाल में देंगे, अब पहले चरण में केवल 4 प्लांट ही मिले हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की योजना में ढिलाई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की भारत में लगाने की शुरुआत कर दी गई है। डॉक्टर रेड्डीज लैब के दीपक सप्रा ने आज टीके की पहली डोज लेकर इसकी शुरुआत की। आम लोगों के लिए ये अगले हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि यह वैक्सीन करीब 1,000 रुपए की एक खुराक पड़ेगी। भारत में बनने वाली वैक्सीन कुछ सस्ती हो सकती है। जुलाई से भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर तक भारत में स्पुतनिक की करीब 15 करोड़ डोज बनकर तैयार हो जाएंगी। 2 डोज वाली स्पुतनिक देश के 35 केंद्रों पर लगाई जाएगी। स्पुतनिक वी का शरीर पर प्रभाव यानी जो इसका असर है करीब 91.6% बताया गया है। सिंगल डोज वाली वैक्सीन भी भारत में लाने की तैयारी है। डॉक्टर रेड्डीज और सरकार के बीच जून के बाद बातचीत होगी और स्पुतनिक लाइट भारत में सिंगल डोज की पहली वैक्सीन होगी। वक्त एक ब्रेक का। महाराष्ट्र अब एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। बीते साल मार्च से दिसंबर तक यानी 10 महीनों में 10 साल के नीचे के 67,000 के करीब बच्चों को कोविड हुआ था, लेकिन इस साल आंकड़े परेशान करने वाले हैं। करीब 4.25 महीनों में ही 10 साल से नीचे के 1,06,222 बच्चे संक्रमित हुए हैं। पिछले 43 दिनों की बात करें तो 76,000 से ज्यादा बच्चों को कोविड हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि करीब 70% बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव है पर एंटीबॉडीज पॉजिटिव। ऐसे बच्चे गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच रहे हैं। 8 महीने का मुस्तफा 8 दिनों से बीमार है। मुंबई के केजी सुमैया अस्पताल में कुछ दिन वेंटिलेटर पर रहा। कोविड नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव। बच्चे को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की एक ऐसी तकलीफ है जो कोविड संक्रमण के कुछ समय बाद होती है। अब हालत में सुधार है। कुछ 8 दिन पहले इसको खांसी से सीना एकदम जकड़ रहा था, बुखार लग रहा था और मतलब 8 से थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। उसके बाद इसका सीना एकदम जकड़ने लगा। उसके बाद मैंने इसको पास के अस्पताल में दिखाया था, दवा लिया वहाँ से, तो इसको फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर मैंने सुमैया हॉस्पिटल में मुझे किसी ने जानकारी दी, यहाँ पर जाओ, बच्चे के डॉक्टर बहुत अच्छे बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं आई और मेरा बच्चा माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। अभी बच्चों को अराउंड 40% ऑक्सीजन लग रहा है एंड जो सांस लेने को तकलीफ थी
वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। एंड जो उसके ब्लड रिपोर्ट थे इनिशियली प्लेटलेट भी उसके 12 लाख के अराउंड थे, फिर हमने एंटी प्लेटलेट थेरेपी एस्पिरिन भी चालू किया, उसको स्टीरॉइड भी चालू रखा। अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे अभी हम लोगों ने डोज भी कम किया है, उसका IVIG का एक डोज हो चुका है एंड स्टीरॉइड भी हमने अभी कम किया है एंड ग्रेजुअली अभी बच्चा इम्प्रूव है, इसलिए अभी हमने उसको NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट पे डाल दिया है उसको करके। महाराष्ट्र में पिछले साल 9 मार्च से 31 दिसंबर तक यानी 10 महीनों में 10 साल से नीचे के 67,110 बच्चों को कोविड हुआ था। इस साल के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 1 अप्रैल से 13 मई तक यानी महज 43 दिनों में ही 10 साल से नीचे के 76,401 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस साल 1 जनवरी से 12 मई तक 10 साल की उम्र से नीचे के कुल 1,06,222 बच्चों को संक्रमण हो चुका है। करीब 72% मामले बीते 43 दिनों में ही दिख गए। इनमें 13,152 संक्रमित बच्चे 4 साल से नीचे के हैं। 60 to 70% बच्चे जो फीवर के साथ में आ रहे हैं और लाइक डायरिया का कंप्लेंट है, कफ का कंप्लेंट है, इचिंग, रैश, ये सब तरीकों का कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। अगर उन सबको वर्कअप कर रहे हैं तो इट कम्स अराउंड 60 to 70% जो बच्चे आ रहे हैं वो कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ मिस्क, तो जिसमें भी 3 टाइप की कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2, 3। जो 1 कैटेगरी है उसमें कैसा रहता है कि जो माइल्ड फीवर विद कोविड एंटीबॉडी टाइटस पॉजिटिव। जो कैटेगरी 2 है उसमें fever will be high grade and high antibody titer and high inflammatory marker also, जैसे कि फेरेटिन, डी डाइमर, CRP, ये सब चीज़ें बहुत हाई रहेगा। एंड थर्ड कैटेगरी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी है, उसमें बच्चा आ रहा है शॉक के साथ में, लाइक हाइपोटेंसिव शॉक, BP बहुत कम हो रहा है बच्चों का, और जिस कंडीशन में आते हैं वो बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते हैं कि उनको अगर इमरजेंसी एकदम इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं चालू किया तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा धोखा रहता है। तो उनमें हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड एंड हाई डोज ऑफ IVIG का रोल रहता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट का रोल रहता है। मुंबई के KG सोमैया अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए नए ICU बेड जोड़े गए हैं। बड़ों के मुकाबले बच्चों के अस्पताल और ICU बेड बेहद कम हैं। ऐसे में बच्चों में बढ़ते मामले और तीसरी लहर की तैयारी के लिए बच्चों के ICU बेड बढ़ाने शुरू हो चुके हैं। जानकारों की हिदायत है कि नन्हे बच्चे अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते, इसलिए कोविड रिपोर्ट और जांच पर नहीं बल्कि बच्चों में दिख रहे हल्के लक्षण पर ही सावधान हो जाएं और फौरन डॉक्टर को संपर्क करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।